थायराइड ग्रंथि, दूसरा पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि, चौथा थाइमस ग्रंथि, पांचवा पिनियल ग्रंथि, छठा आग्नेयाशय ग्रंथि, जो थोड़ा बताया भी तो यही मिक्स ग्रंथि होता है, दोनों पार्ट इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, यानी हार्मोन भी निकलेगा, पाचक एंजाइम भी निकलेगा। सातवां पीयूष ग्रंथि, और आठवां भी आता है एक, उसको बोलते हैं जनन ग्रंथि। जैसे कि हम लोग को विरसन और अंडाशय के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है कि विरसन कौन सा हार्मोन निकलता है, रसायन, और अंडाशय जो लड़कियों में पाया जाता है वो कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। तो आठवां क्या हो जाएगा, विरसन, डायरेक्ट लिख देते हैं जनन ग्रंथि। जनन में तो लड़की का भी जनन अंग आ जाएगा और लड़का का भी। जनन ग्रंथि इसी में पढ़ेंगे, विरसन लड़कों में, नर में, और मादा में अंडाशय। समझ में आया? इतना ही अंतःस्रावी ग्रंथि को पढ़ना है हम लोग सिलेबस, समझ में आया? तो चलो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, जितना हो सके इस लेक्चर में आराम आराम से पढ़ते हैं। आज हो सके तो थायराइड और पैराथायराइड के बारे में जान लेते हैं। उसका हार्मोन, पैराथायराइड से 3 हार्मोन है, थायराइड से 3 हार्मोन और पैराथायराइड से 1 हार्मोन। लेकिन समझना है कैसे क्या कर रहा है, कैसे इसका काम हो रहा है, कैसे नियंत्रण एवं समन्वय को कायम करता है। एक एक बात को समझ लेंगे। आज हो सके तो यही दोनों चैप्टर कंप्लीट होगा, दोनों टॉपिक कंप्लीट होगा। समझ में आया? तो चलो हम लोग इसको मिटा दे, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग किसको पढ़ने चल रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, जो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय में तालमेल बनाता है, नियंत्रण एवं समन्वय में कायम करता है, उसका पहला ग्रंथि पढ़ने जा रहा है। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि पढ़ने से पहले इसके बारे में जानो एक्चुअल में होता कहाँ है। होता कहाँ है? पोजीशन, कहाँ पाया जाता है। तो कोई पूछे थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अभी दिखाऊंगा। लैरिंग्स एवं ट्रैकिया, लैरिंग्स एवं ट्रैकिया के बीच, लैरिंग्स एवं ट्रैकिया के बीच में। तो फिर सवाल उठता है लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स उससे कहते हैं, इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से मेरा आवाज़ निकलता है। साउंड बॉक्स कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे। और ट्रैकिया का मतलब श्वास नली, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जिससे गुजर के लंग्स में एयर जाता है। तो देखो एक्चुअल में होता कहाँ है। मान लेते हैं कि हम एक मनुष्य का थोड़ा फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो ये खाना खाता है यहाँ, ये नाक से एयर लेता है। जहाँ पर एयर भी जाए, जहाँ पे फूड भी जाए, कॉमन जो जगह है उसको फायरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायरिंग्स। अब देखो फायरिंग्स और लैरिंग्स में कंफ्यूजन हो तो कैसे याद रखेंगे? पहले कौन आएगा? पहले फायरिंग्स एफ यानी फर्स्ट, लैरिंग्स एल से लास्ट, यानी लैरिंग्स इसके नीचे आने वाला है। पहले कौन आएगा? फायरिंग्स, जहाँ एयर भी जा रहा हो और खाना भी जा रहा हो, कॉमन चिप पाथ है वो, दोनों एक जगह वहाँ मिलता है। इसके नीचे क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ से नीचे श्वास नली जा करके कहाँ मिलेगा? फेफड़ा में, यानी ये श्वास नली ट्रैकिया हो गया। और ये फायरिंग्स है, यहाँ पर कहीं क्या होगा? यही पार्ट पे इस टाइप का ट्रेंगुलर आकार का क्या होगा? ये है लैरिंग्स। और बोला है कि लैरिंग्स और किसके बीच में है? ट्रैकिया के है। तो लैरिंग्स ये हो गया, ट्रैकिया कहाँ है? श्वास नली। ये ट्रैकिया को ही श्वास नली हिंदी में बोलते हैं। ये ट्रैकिया रहा, यानी थायराइड ग्लैंड भी कहाँ है? यहीं कुछ करके है। तो इसको क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि। तो सबसे पहले पता चल गया कि थायराइड ग्रंथि एक्चुअल में होता कहाँ है। तो सबसे पहले सोचने के लिए सबसे पहले उठाओ, जहाँ सांस एयर जाता है वहाँ जाता है, फूड भी जाता है। तो कॉमन पाथ जहाँ पर दोनों मिलता है उसको फायरिंग्स बोलते हैं। कैसे पता कि पहले फायरिंग्स की लास्ट में, बाद में लैरिंग्स? तो याद रखो फायरिंग्स एफ से आ रहा है, फर्स्ट में पहले फायरिंग्स बोलेंगे, बाद में लैरिंग्स आएगा, देन ट्रैकिया। तो समझ में आता ही है, श्वास नली। और लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में होता है, देखो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है। श्वास नली, ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में। समझ में आया? फिर सवाल उठता है कैसा होता है? होता कैसा है? कैसा होता है? तो हम बोल रहे हैं कैसा होता है? द्विपिंडक। समझ में आया? द्विपिंडक का मतलब क्या होता है? 2 पिंड इसमें होगा, एक पिंड 2 पिंड, यानी डमरू के जैसा है, डम्बल जैसा। द्विपिंड है कि नहीं? एक पिंड ये, एक पिंड ये। देखो यहाँ भी जब हम बनाए थे तो द्विपिंडक बनाए थे।
समझ में आया। फिर इसका आता है कि इसका साइज कितना होता है, वजन कितना होता है, तो 30 से 40 ग्राम। ये सब छोटी छोटी बातें, इसको याद रखो तो अच्छी बात है, ना याद रखो तो कोई बात नहीं। मेन इसका समझना है क्या करता है, कैसे क्या कर रहा है। फिर इसका आता है सबसे पहले, फिर एक बात और आ जाएगा कि इसका खोज किसने किया था, ये तो आना ही आना है? तो इसका खोज 1656 ईस्वी में, याद रहा हो जाए तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। थॉमस वाटसन ने किया था। समझ में आया। थायराइड ग्रंथि आता है, याद होना चाहिए कि किसके किसके बीच में, साउंड बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकलता है लैरिंक्स, एवं श्वास नली ट्रैकिया के बीच में पाया जाता है। कैसा होता है, द्विपिंडक होता है, यानी दो पिंड होता है। दोनों पिंड किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होगा, दिख रहा है, जुड़ा है, डमरू के जैसा है। तो फिर इस आता है कि वजन कितना होता है, 30 से 40 ग्राम। कैसी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक करके, यानी पहला अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ने जा रहा है। तो थायराइड ग्रंथि कैसा है लिखना जरूरी है, अंतःस्रावी ग्रंथि का तो प्रकार पढ़ने जा रहा है, एक एक पार्ट पढ़ रहा है। फिर इसका आविष्कार किसने किया था, 1656 ईस्वी में थॉमस वाटसन ने किया था। तो ये इतना बेसिक बात हो गया, इतना समझ में आया। जिसको उतारना है उतार लो, एक उतार लिए, 2 3 मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक है मिटा देते हैं। थायराइड ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन। तो मेन हम लोग को तो हार्मोन ही जानना है कि आखिर थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पता करें कौन कौन हार्मोन निकल रहा है, कैसे नियंत्रण एवं समन्वय में कायम करता है। देखो सबसे पहले इसका हार्मोन जानते हैं। हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। हार्मोन एक्चुअल में 2 निकलता है, 2 पढ़ना है, लेकिन 3 टोटल हार्मोन कितना निकलता है, T3 पहला हार्मोन, T4 दूसरा हार्मोन, तीसरा हार्मोन कैल्सीटोनिन। समझ में आया। अभी समझ में जितना है याद रखो। अब पढ़ने चलते हैं T3 T4 कैसे आखिर में बन रहा है, कैल्सीटोनिन कैसे बन रहा है, और क्यों घेंगा रोग होता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन इधरे मिलेगा। आयोडीन की कमी से रट लेता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेंगा रोग। यानी नहीं होता है किसी का फूल जाता है, यहाँ पे लगेगा कि क्या है, स्पॉन्ज जैसे हो गया, बॉल जैसे निकल गया है, तो वही घेंगा रोग है। तो होता कैसे, इसको समझते समझते वो भी समझ में आ जाएगा, कभी भूलेगा भी नहीं। आराम से अब बता रहे हैं, जैसे जैसे देखते चलो। तो सबसे पहले बताया था कि थायराइड ग्रंथि कैसा होता है, एक पिंडक या द्विपिंडक, द्विपिंडक, ठीक है। अब 2 पिंड है, तो इसी को पटक कोशिका कहते हैं, पटक, हाँ समझ में है। इसको भी पटक कोशिका बोलेंगे। तो यानी थायराइड में कितना पटक कोशिका होता है, 2। दोनों किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। जो जुड़ाव होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस। इस्थमस क्या है, ये हार्मोन निकालेगा, ये पार्ट हार्मोन निकालेगा। ये तो केवल जोड़े हुआ है, तो ये हार्मोन नहीं निकालेगा। तो ये कैसा है, ग्रंथिनुमा है या ग्रंथिहीन संरचना है, ग्रंथिहीन है। केवल जोड़ रहा है तो हार्मोन क्यों निकालेगा, ये कुछ पदार्थ क्यों निकालेगा, कुछ निकालता तब तो ग्रंथि कहते। तो ये ग्रंथिहीन है, यानी इससे कोई हार्मोन, इस्थमस से कोई हार्मोन नहीं निकलेगा। जो भी निकलेगा ये सब पार्ट से निकलेगा, वो देखेंगे आगे। कोई हार्मोन नहीं निकलेगा, लेकिन ये दोनों पटक कोशिका को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं। तो किताब में पढ़ोगे कि इस्थमस को बोलते हैं एक तरह का संयोजी उत्तक है। तो संयोजी का मतलब क्या है, संयोजी शब्द संयोजन से बना है। जैसे इसको जोड़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, संयोजन का काम कर रहे हैं। जो इसको जोड़ने वाला होगा वही संयोजी उत्तक कहलाएगा। यानी वैसा उत्तक जो जोड़ने और मरम्मत करने में या बनाने में हेल्प करे, उसी को क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। समझ में आया। इस्थमस को भी कह सकते हैं संयोजी उत्तक, क्योंकि दोनों पटक कोशिका को जोड़ रहा है, यानी संयोजन का काम कर रहा है। जहां जुड़ाव का काम होगा उसको संयोजन या संयोजी उत्तक कहेंगे, संयोजी कोशिका कहेंगे। समझ में आया। तो ये भी केवल जोड़ने का काम कर रहा है, ग्रंथि तो नहीं है, दोनों पटक कोशिका को जोड़ रहा है। तो इसको भी क्या कहेंगे, इस्थमस को संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक कहेंगे। क्या इस्थमस से हार्मोन निकलेगा, नहीं। ग्रंथिहीन है कि ग्रंथिनुमा है, ग्रंथिहीन संरचना है, ठीक। बस वो जोड़ने के लिए रखे हुआ है। अब एक पटक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा भी उधर होगा।
तो दोनों को पढ़ने का जरूरी है, एक को देख लेते हैं, दोनों समझ में आ जाएगा। तो एक पटक कोशिका को देखने चलते हैं तो इसमें बहुत सारा क्या होता है, छोटा छोटा बॉल के जैसे बहुत सारा गुच्छे के जैसा फॉलिकल, गुच्छा जहाँ भी आएगा उसको फॉलिकल बोलते हैं इंग्लिश में। यानी किसका फॉलिकल है, थायराइड का ही है, तो इसलिए इसको थायराइड का गुच्छा या थायराइड 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 फॉलिकल, फॉलिकल मतलब गुच्छा, थायराइड का गुच्छा है, बहुत सारा थायराइड फॉलिकल उसके अंदर है। तो क्या सब एक जगह ऐसा ही रह सकता है, यहाँ रख दो ऊपर नीचे एक जगह रुका रहेगा, कोई ना कोई रोकने वाला होगा कि तुम यहाँ रहो तुम यहाँ रहो, है। तो ऐसा ही संरचना यहाँ पर कायम रहे तो इस बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे संरचना पाया जाता है कि सब आपस में अलग अलग रहे। समझ में आया है? सारे थायराइड फॉलिकल को अलग रखना जरूरी है कि नहीं ना, तो नहीं कुछ लगाएंगे तो सब नीचे बैठ जाएगा, कोई भी सामान को छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं गिरता है, जो जहाँ है वहाँ फिक्स है। तो इसका मतलब कुछ इसके बीच बीच में होगा संरचना जो थायराइड फॉलिकल को आपस में अलग अलग रखता है, जो ये संरचना पा रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा। तो कोई पूछेगा कि स्ट्रोमा का काम क्या है, तो थायराइड के अंदर, थायराइड पटक कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे थायराइड का गुच्छा होता है या फॉलिकल होता है, वो सारे फॉलिकल को आपस में अलग अलग करके रखता है। अब देखो स्ट्रोमा को ही निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा ही तार था बीच में, स्ट्रोमा जिसको बोल रहा है, तो इसके पास दो तरह का चीज होता है, एक यहाँ पे सी सेल पाया जाता है, दूसरा यहाँ पे आयोडीन होता है। मान लेते हैं खाना खा रहे हैं तो थायराइड ग्रंथि के पास अगर आयोडीन स्टोर होगा तो कहाँ होगा, स्ट्रोमा के पास। समझ में है? और एक स्ट्रोमा के पास सी सेल होता है। ये सी सेल का काम बहुत ही अच्छा है, यही सी सेल होता है जो एक तरह का हार्मोन निकलता है, जो हम शुरू में लिखे थे, क्या है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन। देखो कैल्सी से क्या समझ में आ रहा है, नाम में ही छुपा हुआ है, कैल्सी, कैल्शियम से रिलेटेड समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और टोनिन शब्द जहाँ भी है, टर्म है, टोनिन का मतलब होता है या घटा देना, TON है ना, इंग्लिश टर्म है, या सप्रेस करना, यानी अमाउंट को घटाना या दाब के रखना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। तो किसको दाब के रख रहा है या घटा के रख रहा है, कैल्शियम को। तो हार्मोन का नाम इसके नाम से पता चल गया कि इसका काम क्या है। कैल्सीटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा या घटाएगा, घटाएगा। कैल्सीटोनिन, टोनिन का मतलब घटाना या दाब के रखना, तो दाब के रखना मतलब घटा के रखना, बढ़ने नहीं देना। यानी इसका काम क्या है, कैल्शियम को Ca2+, इसको आयनाइज फॉर्म में लिखता है कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा को घटाना या बढ़ाना, मात्रा को घटाना। समझ में है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाना होता है। एक बात समझ में आ गया, रटना है, कैल्सीटोनिन मतलब घटाना, कैल्शियम को घटाने वाला हार्मोन। समझ में आया? एक हार्मोन पड़े अभी थायराइड का, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, यानी वो कैल्सीटोनिन घटाता ही है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को घटा रहा है। अब आगे चलते हैं T3 T4 देखने, ठीक है। तो कैल्सीटोनिन का काम क्या था, कैल्शियम, टोनिन मतलब दबा के रखना, कैल्शियम की मात्रा को घटा के रखना रक्त में कैल्शियम की मात्रा को ना बढ़ने देने वाला हार्मोन कैल्सीटोनिन। तो अब सुनना, इसी से रिलेटेड एक बीमारी है, हम बोल रहे हैं टिटेनी या बाघा, नहीं कहता बाघा या झुनी लगना, सुना है, बाघा लग जाना, जैसे गोर अचानक मुड़ा तो मुड़ा ही लगेगा कि उठ नहीं रहा है, तो इसी को टिटेनी इंग्लिश में बोलते हैं, या बाघा या झुनझुनी लगना। तो हम इसके बारे में बता रहे हैं कि ये किसके कमी से होता है, रक्त में कैल्शियम यानी Ca2+, कैल्शियम की कमी से ये बीमारी कमी से होता है। तो इसका मतलब कौन इसमें भाग ले रहा होगा, रक्त में कैल्शियम की कमी कौन करा रहा होगा, कैल्सीटोनिन। यही हार्मोन तो है जो कैल्शियम की मात्रा को रक्त में घटा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, झुनझुनी कब होता है, जब ये कैल्सीटोनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा,
ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम कम करने लगेगा, तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम रक्त में कम हो जाएगा, तो कौन बीमारी होगा? बाघा लगना या झुनझुनी या टिटेनी, यानी रक्त में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बाघा या झुनझुनी है। तो रक्त में कैल्शियम की कमी होगा तब, कमी कौन कर रहा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। यानी कैल्सिटोनिन हार्मोन अगर बढ़ जाए तो ज़्यादा कैल्शियम घटाने लगेगा रक्त में, और ज़्यादा घटाएगा तो फिर ये बीमारी होने लगेगा, बाघा लगने लगेगा। यानी रक्त में कैल्शियम का होना जरूरी है कि नहीं है? अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा घटा देगा तब झुनझुनी लग जाएगा। समझ में आया? उसी को टिटेनी बीमारी कहते हैं। तो एक बात याद रखना, टिटेनी रक्त में कैल्शियम की कमी से होता है। तो फिर कमी कौन करने वाला हार्मोन याद रख लेना, कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम को कम करता है, इसी वजह से टिटेनी होता है। समझ में आया? तो अब तो ये घटा रहा है तो क्या घटाते रहेगा? तो ऐसा और भी सारा मतलब कि पार्ट है हमारे बॉडी में, ग्रंथि है जो बढ़ाने का भी काम करता है। तब तो नियंत्रण में समन्वय कह रहा है, दोनों आपस में तालमेल बना लेगा। एक थोड़ा सा घटा रहा है तो दूसरा थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो देखो घटा रहा है तो ये बढ़ा भी देगा, और जब ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो थोड़ा ये घटा भी देगा। नियंत्रण भी कर रहा है कैल्शियम का, और दोनों में तालमेल भी है। एक खराब हुआ तो दूसरा पूरा चढ़ जाएगा, जो उसका काम है करते जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। तुम्हारा कंट्रोल करने वाला रहेगा तब ना तुम तक थोड़ा दब के रहेगा। तुम्हारा छोर ही नहीं है, तुमको कोई देखने वाला ही नहीं है, तो भाग जाएगा। वही हाल है। तो एक हार्मोन अभी परे जो घटा रहा था, आगे कुछ पढ़ेंगे तो उसमें बढ़ाने वाला भी आएगा। तो एक घटाएगा तो थोड़ा एक बढ़ा भी देगा। तो साथ साथ समन्वय भी है और नियंत्रण भी चल रहा है कैल्शियम का, और बहुत सारा हार्मोन में। तो यही होता है, साथ साथ दोनों चलना चाहिए। एक खराब हुआ तो एक तो अपना घटाने वाला घटाते रहेगा, या ये खराब हुआ अगर बढ़ाने वाला तो बढ़ाते रहेगा, ज़्यादा ही हो जाएगा कैल्शियम। समझ में आया? इसी को नियंत्रण और समन्वय से समझ रहा है। तो इतना मिटा देते हैं। समझ में आ गया? अब आगे देख रहे हैं, एक हार्मोन तो देख लिए। स्तमस कैसा ग्रंथि है, कैसा पार्ट है? ग्रंथिहीन है। केवल ये संयोजन का काम करता है, इसलिए संयोजी उत्तक कहते हैं, यानी जोड़ने का काम करता है दो पतक कोशिका को। आगे देख रहे हैं, अब एक फॉलिकल को निकालना है कि आखिर में इसके अंदर क्या होता है। समझ में आया? एक फॉलिकल को निकाले, थायराइड फॉलिकल, तो ये भी स्ट्रोमा से घिरा हुआ होगा। घिरा होगा कि नहीं? स्टोमा में याद रखना क्या क्या बोले थे, सी सेल जो कैल्सिटोनिन निकल रहा था, और आयोडीन भी पाया जा रहा था इसमें। समझ में आया? इसके अंदर देखोगे, देखो कैसा है, क्यूब के जैसा संरचना दिख रहा है कि नहीं है? क्यूब यानी घन के जैसा है ना। तो इसी को कहा जाता है क्यूबिक कोशिका। तो पूछेगा क्यूबिक कोशिका कहाँ पाया जाता है? थायराइड के फॉलिकल में, फॉलिकल के अंदर क्यूबिक कोशिका। ठीक है। अब कह रहे हैं पूरा फुटबॉल अगर किसी चीज़ से घिरा हुआ है तो फुटबॉल के अंदर का सामान भी उसी चीज़ से घिरा हुआ है? तो इसका मतलब अगर और बाहर करेंगे, ये अगर निकालेंगे तो ये भी स्ट्रोमा से घिरा हुआ होगा। देखो ना, ये पूरा संरचना ही स्ट्रोमा से घिरा है, तो संरचना के अंदर जो भी चीज़ है वो भी घिरा हुआ होगा। समझ में आया? हाँ, तो इतना समझ में आ रहा है। अभी इसमें बताया था सी सेल पाया जाता है जो कैल्सिटोनिन निकलता है, जो पढ़ लिए। एक और शुरू में बताया था कि इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन है। अब देखना, इसी को क्या बोल रहे हैं? क्यूबिक कोशिका। तो क्यूबिक कोशिका में ध्यान रखना क्या पाया जाता है पहले से? ट्रायोसिन अमीनो अम्ल, जिसको टी से डिनोट करते हैं। समझ में है? ट्रायोसिन अमीनो अम्ल कहाँ पाया जाता है? क्यूबिक कोशिका के अंदर। वो क्यूबिक कोशिका किससे घिरा हुआ होता है? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा के पास क्या होता है? आयोडीन, है ना। तो अब देखो T3 T4 कैसे बनेगा। अब मान लो एक ट्रायोसिन यहाँ फिर से बनाते हैं क्यूबिक कोशिका लंबा में। ये कैसा कोशिका है? क्यूबिक कोशिका। ट्रायोसिन अमीनो अम्ल को T से डिनोट कर रहा है। इसके बाद क्या होगा? स्ट्रोमा, ये भी घिरा होगा। यहाँ पर क्या होगा? आयोडीन बहुत सारा होगा जो स्टोर होगा स्ट्रोमा में। समझ में आया? अब बोल रहे हैं कि अगर ट्रायोसिन तो इसके अंदर पहले से है कि नहीं है? ट्रायोसिन अमीनो अम्ल कहाँ पाया जाता है? क्यूबिक कोशिका के अंदर। 3 आयोडीन अगर यहाँ से आया, कितना आयोडीन? 3 आयोडीन, तो क्या बन जाएगा? T3। समझ में आया? ट्रायोसिन है इसमें बहुत सारा। अगर 4 आयोडीन आ गया, कितना? 4 आयोडीन, तो क्या बन जाएगा? T4। तो यही बताना चाह रहा है कि अगर आयोडीन स्ट्रोमा से तीन आयोडीन का 3 अणु आया
और ट्रायोसिन एमिनो अम्ल पहले से क्यूबिक कोशिका में बहुत सारा है, तो 3 आके जुड़ेगा तो T3 बनेगा, 4 आके जुड़ेगा तो T4 बनेगा। T3 T4 का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो 3 आयोडीन ट्राई आयोडो थायरोनिन, 4 आयोडीन टेट्रा आयोडो थायरोनिन, समझ में? यानी T3 का फुल फॉर्म ट्राई आयोडो थायरोनिन, T4 का फुल फॉर्म टेट्रा यानी 4 आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। समझ में आया इतना? हाँ, कैसे बन रहा है देख लो। सबसे पहले थायराइड ग्रंथि, 2 पटक कोशिका, 1 पटक कोशिका को देखने चले, बहुत सारा थायराइडल फॉलिकल, सब आपस में सटे नहीं, उसको अलग करने के लिए क्या होता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के पास सी सेल पाया जाता है और आयोडीन पाया जाता है। सी सेल क्या निकलता था? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन के नाम में ही लिखा समझ में आ रहा था कि कैल्शियम को घटाएगा। दूसरा आयोडीन भी उसके पास होता है। थायराइडल फॉलिकल ही घिरा हुआ है किससे? स्ट्रोमा से, तो उसके अंदर जो भी चीज़ होगा वो भी घिरा हुआ है स्ट्रोमा से। अब हम बताएं कि क्यूबिक कोशिका में पहले से क्या पाया जाता है? ट्रायोसिन एमिनो अम्ल, जिसको टी से डिनोट कर रहा है। अब बगल से तो फिर स्ट्रोमा होगा ही होगा, आयोडीन इसके पास है ही, टी यहाँ पे है ट्रायोसिन एमिनो अम्ल, 3 आयोडीन मिला T3 बनेगा, ट्राई आयोडो थायरोनिन, टी है पहले से ट्रायोसिन और 4 आयोडीन अगर आ गया वहाँ से तो T4 बनेगा। समझ में आया? T3 को तो T3 बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन, जबकि यहाँ मिटा देते हैं। T4 को देखना, T4 यानी टेट्रा आयोडो थायरोनिन ही बोलेंगे, 4 आयोडीन इसमें है, ट्रायोसिन एमिनो अम्ल है, इसी को बोल देते हैं थायरोक्सिन। समझ में आया? क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। इतना समझ में आ गया है? अब मिटा दे इतना। अब सुनो कैसे घेंगा रोग होता है, इसका शुरू में बोले थे, बताते हैं। सुना है कि घेंगा रोग किसके कमी से होता है? इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन किसके पास होता है? स्ट्रोमा के पास। और थायराइड फॉलिकल के अंदर क्यूबिक कोशिका था, वो क्या लेना चाहता है? आयोडीन। अगर तुम आयोडीन खाइए नहीं रहे हो तो क्या तुम्हारे स्ट्रोमा के पास आयोडीन होगा? तो क्यूबिक कोशिका को ये पता चलेगा कि है कि नहीं है? थायराइडल फॉलिकल को थोड़ी ना पता चलेगा तुम्हारे पास है कि नहीं है, बस इतना जान रहा है कि तुम ही हमको देते हो। तो अब ये क्या करेगा? इसको, ये वाला कोशिका को, कि थायराइडल फॉलिकल को क्या चाहिए होता है? आयोडीन। और आयोडीन उसके बगल में है, ये तार में, स्ट्रोमा में। अब तुम खाना में आयोडीन खाइए नहीं रहोगे तो स्टोमा के पास आयोडीन होगा? नहीं होगा। लेकिन ये कोशिका को पता नहीं है कि है कि नहीं है। थोड़ा देर वेट करेगा, नहीं मिला, थोड़ा देर और वेट करेगा, उसके बाद जैसे बहुत लेट हो गया, अब तक नहीं मिला, इसको T3 T4 बनाना है हार्मोन, तो ये चाहेगा किसके साथ? जिसके पास है उसके पास चिपकना। तो ये कोशिका क्या होगा? बड़ा होना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि इससे सट जाए, जल्दी से आयोडीन दे दे। फिर ये भी ऐसा करने लगेगा, क्योंकि सबको ना बना रहा है, साथ साथ में सब बना रहा होगा, हम एक का बताए हैं। तो ये भी चाहेगा कि हम ले ले। एक थायराइडल फॉलिकल बढ़ा, दूसरा बढ़ा, तीसरा बढ़ा, अब इतना ही जगह है, ये बढ़ने लगा कि हमको मिल जाए, ये बढ़ने लगा कि हमको मिल जाए, सारा कोशिका ही छोटा छोटा बड़ा बड़ा होने लगे, तो क्या उतना ही मट जाएगा? एक गिलास में 10 मतलब बोल रखे हो हैं, जैसे एक स्वेल करने वाला बोल आता था, छोटा छोटा डालो पानी में, अब बड़ा होके बहुत हो जाता है। तो सुबह में तो बहुत कम डाले हो दाना, और जो पानी में फूल जाता है उसके बाद देखते हो लगता है कि बहुत हो गया। तो वैसा ही अभी छोटा छोटा दाना था, आयोडीन नहीं मिलने की वजह से किसके पास सटना चालू किया? स्ट्रोमा के पास। जिसके पास आयोडीन है उससे सटना चाहेगा, तो प्रत्येक थायराइडल फॉलिकल ही बढ़ना चालू हो जाएगा, तो तुम्हारा पूरा पटक कोशिका ही बढ़ जाएगा। आयोडीन है नहीं, आयोडीन होता तो बढ़ता क्यों, वो सटता क्यों? लेकिन आयोडीन ना होने की वजह से एक कोशिका बड़ा हुआ, मान लो कि दोगुना हो गया, ये भी दोगुना हो गया, ये भी दोगुना, सब बढ़ने लगे। क्यों? आयोडीन चाहिए, सटने लगेगा। तो सब अगर डबल ट्रिपल साइज हो जाए तो क्या पूरा पटक कोशिका का ही साइज बढ़ा देगा? तो इसीलिए ये लैरिंक्स और ट्रैंकिया के बीच में बता दे थायराइड ग्रंथि होता है, तो कोई एक में ऐसा हो जाए तो सीधे बढ़ जाएगा साइज। तो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत बड़ा अगर हो जाए, ये पटक कोशिका है, इसके फूलने से सब के तो दिखने लगेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर या घेंगा रोग। कैसे हो रहा है? आयोडीन की कमी से तो हो ही रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? आयोडीन ना मिलने की वजह से ये बढ़ना चालू, ये बढ़ना चालू, ये बढ़ना चालू, कह के स्टोमा से सट के हम जल्दी से ले ले, स्टोमा के पास ये नहीं है आयोडीन, देगा कहाँ से? तो सब फूलने लगे, तो पूरा साइज ही फूल गया पटक कोशिका का। समझ में आया? तो यही होता है घेंगा रोग। कहीं लिखना है तो लिख लो, घेंगा रोग किसके कमी से होता है? घेंगा रोग या ग्वाइटर किसके कमी से होता है? आयोडीन
आयोडीन की कमी से होता है। समझ में आया कैसे आयोडीन की कमी से हो रहा है? आयोडीन का कमी तो स्टोमा के पास था, और आयोडीन स्टोमा से थायराइड फॉलिकल यानी क्यूबिक कोशिका उसका लेना चाहता है। अब है ये नहीं है तो चाहेगा कि हम सट के जल्दी से जो भी है ले ले, सब ऐसा ही चाहेगा, तो ऑटोमेटिक साइज पूरा का बढ़ा देगा, क्योंकि इसके अंदर यही सब तो भरा है। अब यही डबल ट्रिपल साइज हो जाएगा तो पूरा का साइज को फुला देगा, और एक बार फुल गया तो पचकता नहीं है। समझ में आया? ब्रेड अगर तुम एक बार बना दिए हो, उसको कितना हो दाबो फिर वो फूल जाएगा। समझ में आ गया? इतना फूल जाता है अच्छे से कि वो पचकना यस फिर से अपने आकार में नहीं आता है। एक बार फूल गया तो फूला रह जाता है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? मिटा दे, ठीक है। T3 T4 के काज पढ़ने चल रहा है। 3 हार्मोन निकलता है, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन जान लिए थे, कैल्शियम को घटाता है। T3 T4 का काम क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण मतलब बनाना, संश्लेषण में भाग लेता है। समझ में आया? दूसरी बात, वसा संश्लेषण में भी भाग लेता है। शर्करा यानी ग्लूकोज बनाने में भी भाग लेता है। चौथा, मान ले कि बॉडी का हीट बरकरार रखने में, बॉडी हीट को बरकरार रखता है, यानी हीट बनाए रखता है। जब कम चाहिए तो घटा देगा, जब ज़्यादा चाहिए ठंड के दिन में तो बढ़ा देगा। बॉडी हीट को बरकरार रखता है। इसी बॉडी हीट को बरकरार रखने के लिए एक टर्म आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या है? जब तुम रेस्ट में हो, उस पोजीशन में तुमको कितना हीट चाहिए या क्या क्या फंक्शन करना है, एकदम आराम से बैठे हो, उस पोजीशन में ही T3 T4 हार्मोन क्या करता है? बॉडी हीट बढ़ा देगा, या कुछ एनर्जी बनाने लगेगा तुम्हारे लिए, ग्लूकोज को बनाने लगेगा, शर्करा को। यानी तुम जब एकदम रेस्ट में हो, विरामावस्था में हो, उसी को बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट में ये सब सारा काम कर सकता है। समझ में आया? इतना इसका कार्य है। एक दो कार्य और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? लास्ट पार्ट बता रहा है, पांचवा, कि ये आरबीसी को बनाता है, यानी लाल रक्त कणिका यानी हमारा ब्लड, इसको बनाता है, सबसे ज़्यादा इसी को बनाता है। समझ में आया? दूसरा डब्ल्यूबीसी को भी बनाता है, लेकिन थोड़ा कम बनाता है। और तीसरा क्या था? प्लेटलेट्स, इसको भी बनाता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कम बनाता है। सबसे ज़्यादा किसको बनाता है? आरबीसी को। छठा क्या होता है? ये मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया को शो करता है। कौन कौन हार्मोन? यही T3 T4 हार्मोन मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया को, मेटामॉर्फोसिस शो करता है, यह दर्शाता है। अब ये समझना है, ये समझना है, यही ना? तो देखो, ये मान लेते हैं हम क्या बना रहे हैं, ये क्या बना है? कोई लॉन्ग बोन, सबसे लंबी हड्डी मान लिए। इसी हड्डी पे ये मान लेते हैं T3 T4 आता है। क्या आता है? T3 T4 एक्ट करता है, उसको क्या करता है? उत्तेजित करता है कि तुम जो काम हम कराने के लिए करो उसके लिए कुछ करो। तो एक सेल बनाता है, पहले इस पे काम किया, लास्ट पे, और एक सेल बना दिया। अगर इसको भी जानना, इस पार्ट को क्या कहते हैं? तो एपिफाइसिस कहते हैं। हड्डी के लास्ट छोर को एपिफाइसिस, तो ये भी एपिफाइसिस। ये बीच वाला पार्ट को डायाफाइसिस कहते हैं। समझ में है? ये डायाफाइसिस है। तो यानी T3 T4 किस पे काम करता है? एपिफाइसिस पे, यानी लॉन्ग बोन, लंबी हड्डी के लास्ट छोर पे उत्तेजित करता है कि कुछ करो। तो ये जैसे उत्तेजित करता है, एक तरह का कोशिका बना देता है। समझ में आया? इसी कोशिका को बोलते हैं, केवल सुनो, कोशिका का नाम नहीं याद रखना, हिमेटोसाइटोब्लास्ट। हिम मतलब ब्लड होता है, साइटो मतलब सेल होता है, यानी ब्लड कोशिका, ब्लास्ट मतलब डिवीजन करने वाला। वैसा रक्त कोशिका बनाया जो डिवीजन कर सकता है। रक्त ही तो बनाना है, तो रक्त कोशिका बना दिया, और विभाजन भी कर सकता है। तो एक अब ये विभाजन करेगा तो आरबीसी बनाता है, आरबीसी, दूसरा विभाजन करके डब्ल्यूबीसी, तीसरा
प्लेटलेट्स को पी छोड़ता है। यानी एक ऐसा कोशिका बनाता है जो आरबीसी को बना रहा है, एक डिवीजन करके ये कोशिका बनाया जो डब्ल्यूबीसी, एक कोशिका ये जो प्लेटलेट्स। इस कोशिका का नाम होता है रूब्रीब्लास्ट, डिवीजन करके बनाया माइलोब्लास्ट, मेगाकारियोब्लास्ट। यानी देखो सबसे पहले एपिफाइसिस पे लॉन्ग बोन के लास्ट छोर पे T3 T4 हार्मोन काम किया, उत्तेजित किया कि तू ऐसा कोशिका बना कि कुछ हमको आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिले। तो वैसा ही डिवीजन करने वाला कोशिका बना दिया जिसका नाम है हिमेटोसाइटोब्लास्ट। जानो तो अच्छा, ना जानो तो कोई बात नहीं, लिखना हो तो लिख लेना। हिमेटोसाइटोब्लास्ट, हिम का मतलब होता है ब्लड, HEEM। साइटो मतलब सेल होता है, साइटोलॉजी जैसे बोल रहा था सेल के अध्ययन को। साइटो हिम साइटो, हिमेटोसाइटो यानी ब्लड कोशिका, ब्लास्ट मतलब डिवीजन करना हो। ऐसा ब्लड कोशिका बना जो डिवीजन कर सकता है। देखो डिवीजन किया है, रूब्रीब्लास्ट जो आरबीसी बनाएगा, माइलोब्लास्ट डब्ल्यूबीसी और मेगाकारियोब्लास्ट प्लेटलेट्स। यानी तीनों तरह का रक्त बना दे रहा है। कौन बनवा रहा है? T3 T4 बोन पे काम करके लास्ट छोर पे एक कोशिका बनवा दे रहा है डिवीजन करने वाला, जो डिवाइड कर करके तीनों तरह का रक्त बना रहा है। समझ में आया? अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, बहुत अच्छा मतलब मजा आएगा इसको पढ़ने में। मेटामॉर्फोसिस क्या है देखो, इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक। मेटामॉर्फोसिस कौन कराता है? ये T3 T4 ही ना करा रहा था, है? तो देखो मेटामॉर्फोसिस क्या है। मान लो कि हमारा बॉडी है, जरूरी पड़ने पर हम इस हाथ को तोड़ के हटा देना, ऐसा तो नहीं होता हमारे साथ, लेकिन बहुत सारा जीव है कि हाथ को तोड़ करके गिरा देगा जरूरी पड़ने पे। तो यानी वो कोई भी जंतु अपने शरीर का बाहरी उपांग है, जैसे हाथ पैर या कुछ, किसी को होता नहीं कि पंख उड़ने वाला कोई जीव जंतु है, बहुत सारी चीज़ होता है। हम लोग को हाथ है लेकिन बहुत सारी चीज़ को कुछ और भी निकला रहता है शरीर से। यानी वैसा प्रक्रिया जिसके जरिए जीव या जंतु अपने बाहरी उपांगों को तोड़ के हटा देता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ये कौन कराता है? थायराइड का हार्मोन T3 T4। कैसे कराता है? मान लो सबसे अच्छा उदाहरण इसका मेढक में देखा जाता है। ये मान लेते हैं क्या है, मेढक है? तो मेढक के शरीर में भी थायराइड ग्रंथि होगा, T3 T4 बनेगा। तो बचपन में ही बनना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे थायराइड ग्रंथि बन गया। तो बचपन में मेढक के पास पूंछ होता है, जिसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं। वैसा मेढक जिसके पास पूंछ हो बचपन में, लार्वा कंडीशन में, तो उसी को टैडपोल बोलते हैं। तभी ये पूंछ वाला है तो क्या है? मेढक टैडपोल कहलाएगा। समझ में आया? मैंने मेढक का भ्रूण या लार्वा, तो उसके पास पूंछ भी होता है, तो इसके ग्रंथि के पास क्या बन रहा होगा? T3 T4 भी बना रहा होगा। तो यही T3 T4 इस ज्वाइंट पे आएगा, यहाँ से ग्रंथि से T3 T4 इस पूंछ को तोड़ देगा। समझ में आया? तब जाके लास्ट में जब मेढक जवान होता है तो उसके पास पूंछ मिलता है? नहीं मिलता है। अगर मान लो कि हाँ आयोडीन है तभी तो T3 T4 बन रहा है, क्योंकि T3 में 3 आयोडीन और T4 में 4 आयोडीन। अगर मान लो वैसा जल में मेढक का बच्चा है जो बचपन में पैदा लिया, उस जल में आयोडीन है ये नहीं है, तो क्या खाएगा तो आयोडीन मिलेगा मेढक को? बच्चा को नहीं मिलेगा। तो क्या स्टोमा में आयोडीन जमा होगा? नहीं होगा। तो क्या T3 T4 बनेगा? नहीं। तो T3 T4 नहीं बनेगा तो क्या ये प्रक्रिया होगा? टूटेगा पूंछ? नहीं टूटेगा। तो इसीलिए जाएगा हिमालय के पहाड़ी में, जो हिमालय का एरिया होता है वहाँ पे आयोडीन है ही नहीं। वहाँ के अगल बगल के नदी तालाब में देखेगा आयोडीन थोड़ा सा भी नहीं है। तो क्या उसमें जो जन्म लेने वाला मेढक का बच्चा उसके शरीर में आयोडीन होगा? T3 T4 बनेगा तो फिर ये पूंछ टूटेगा, तो यानी जवान भी हो जाएगा तो पूंछ के साथ रहेगा। तो वहाँ के मेढक को देखेगा तो इतना बड़ा बड़ा पूंछ होगा। मेढक का शरीर छोटा, पूंछ ही लंबा है। पूंछ ही नहीं टूटा बचपन में तो वो भी बढ़ते रह जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं टूटा? क्योंकि आयोडीन नहीं था। आयोडीन नहीं था तो क्या हुआ? T3 T4 नहीं बना। T3 T4 नहीं बना तो जो काम कर रहा है तो है ही नहीं, तो पूंछ क्यों टूटेगा? समझ में आया मेटामॉर्फोसिस क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल T3 T4 का है। एक आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाना और बॉडी हीट, एनर्जी, प्रोटीन, सारा काम ही T3 T4 कर रहा था। समझ में आ गया? हाँ, इतना समझ में आया मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेढक का बताएं, कोई भी उपांग हो सकता है जीव जंतु का, जिसको अगर तोड़ना है जरूरी हो T3 T4 तोड़ सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि पूरा खत्म हुआ। थायराइड ग्रंथि समझना है तो सबसे पहले सुनो माइंड मैप। द्विपिंडक होता है, 2 पिंड जुड़ा रहता है आपस में, उसको स्थमस कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? थॉमस वाटसन ने 1656 ईस्वी में। इसका वजन कितना होता है? 30 से 40 ग्राम। कहाँ पाया जाता है? लैरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में होता है। दोनों पटक कोशिका को जोड़ने वाला क्या कहते हैं? स्थमस। इससे कोई हार्मोन निकलता है? नहीं, जोड़ना का काम करता है, इसलिए संयोजी उत्तक। हार्मोन इससे नहीं निकलता है जोड़ने वाला से, इसलिए
उसको ग्रंथिहीन संरचना कहते हैं। दोनों पटक कोशिका में बहुत सारा छोटा छोटा कोशिका पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, थायरॉयडल कोशिका कहते हैं। उस थायरॉयडल कोशिका सब आपस में किससे अलग अलग होता है, स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है, सी सेल और आयोडीन। सी सेल निकलता है कैल्सीटोनिन, टोनिन मतलब घटाना, कैल्शियम की मात्रा को घटाना। दूसरा आयोडीन होता है। थायरॉयडल फॉलिकल के अंदर भी एक क्यूबिक कोशिका होता है, तो वो भी स्ट्रोमा से घिरा हुआ होगा। क्यूबिक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, टायोसिन, और बगल में स्ट्रोमा से घिरा उसके पास आयोडीन। टायोसिन के पास 3 आयोडीन आएगा तो T3, टायोसिन के पास 4 आयोडीन आएगा तो T4। T3 T4 2 हार्मोन बन गया। T3 T4 क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, वसा का संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। जब हम रेस्ट में रहते हैं तो बॉडी हीट कितना होना चाहिए, क्या क्या बनना चाहिए, सब वो काम करता है। T3 T4 RBC WBC प्लेटलेट्स को भी बनाता है। कैसे बनाता है बताए थे पूरा मैकेनिज्म। और T3 T4 मेटामॉर्फोसिस को भी, मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया को भी शो करता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, जीव जंतु अपना बाहरी उपांगों की जरूरत के अनुसार तोड़कर हटा देना, वही मेटामॉर्फोसिस है जो T3 T4 कर रहा था। समझ में आया। अब सवाल उठता है कि हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि थायरॉयड ग्रंथि पढ़ रहे थे, कितना ग्राम का था, 30 से 40 ग्राम। अंतःस्रावी ग्रंथि 30 से 40 ग्राम का दूसरा होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, थायरॉयड ग्रंथि सबसे बड़ी, थायरॉयड ग्रंथि सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हम बोल रहे हैं कि थायरॉयड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका वजन बताया था शुरू में 30 से 40 ग्राम। और दूसरा बात बोल रहे हैं कि ऐसा कोई अंतःस्रावी ग्रंथि है ही नहीं जिसका इतना वजन हो। तो इसका मतलब यही अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि हो गया। सीधे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत मारना है, कुछ ना बोले अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी तो यकृत मारना है। अंतःस्रावी आ जाएगा तब सबसे बड़ी पूछे तो थायरॉयड बोलना है, अंतःस्रावी में सबसे छोटी पूछे तो आगे पढ़ेंगे। सीधे पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो थायरॉयड, अंतःस्रावी नहीं समझना, सीधे ग्रंथि तो यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो अंतःस्रावी में तो सबसे बड़ा यही होता है, इससे बड़ा कोई नहीं होता अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन निकाले, तो थायरॉयड ग्रंथि मारना। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है जो अभी पढ़ना बाकी है। समझ में आया। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर समाप्त हुआ ये क्लास। इतना पे थायरॉयड ग्रंथि पूरा कंप्लीट हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं है, तुम जाकर किताब पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।